नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, देश धीरे धीरे आर्थिक मंदी की चपेट में फंसता जा रहा है और देश के प्रधानमंत्री मॉरिशस के दौरे पर है। संसद छोड़कर मॉरिशस के दौरे पर निकले हैं और इससे पहले वो गुजरात में जंगलों की सफारी कर रहे थे, सफारी यात्रा कर रहे थे। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो ताज़ा आंकड़े हैं, जो फ्रेश स्टैटिस्टिक्स है, उससे ऐसा जाहिर होता है कि देश की अर्थव्यवस्था चारों तरफ से चौपट होती जा रही है। और आप कह सकते हैं कि हम और आप ये जो चौपट व्यवस्था है उसके दो पार्ट में पिसते हुए नजर आ रहे हैं। अब जैसे रुपए की आप कीमत देखें, रुपए की कीमत 11 मार्च को $1 के मुकाबले रिकॉर्ड 87 रुपए 30 पैसे थी। और अगर यही आलम रहा अर्थव्यवस्था का तो साल खत्म होते होते रुपए की कीमत $1 के मुकाबले तुलना में 100 रुपए का आंकड़ा पार कर सकती है। और तब कल्पना कीजिएगा क्या होगा। अगर आप बैंकों का हाल देखें तो ज़्यादातर बैंकों के हाल बेहाल हैं, जिसमें इंडसइंड बैंक, एक प्राइवेट बड़ा बैंक हिंदुजास का, ये घाटे में चला गया। कई और बैंक की बैलेंस शीट अच्छी नहीं है। अगर आप शेयर मार्केट की बात करें तो पिछले 6 महीने में, द लास्ट 6 मंथ्स, 94 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए आम निवेशक के। इसमें बड़े बिजनेसमैन भी हैं। अगर मैं महंगाई की बात करूं, इन्फ्लेशन की बात करूं, जो हम और आपको सीधे चोट करती है, अगर खाने पीनों की चीज़ों को मैं पैमाना मानूं तो दालें पिछले 10 साल में, जब से मोदी जी आए, 140% कीमत बढ़ी है दालों की, पल्सेस की, अरहर है, मूंग है और बाकी दालें। 140% इजाफा है। खाने का तेल, एडिबल ऑयल, हर तरह का खाने का तेल जो हम यूज़ करते हैं, 125%, 125, 30-40% नहीं, 125% इजाफा है। दूध जो 2014 में तकरीबन कहीं 24 रुपये, कहीं 26 रुपये, कहीं 30 रुपये मिलता था, आज की तारीख में आप देख ही रहे हैं 68 रुपये, 65 रुपये, 50 रुपये, 55 रुपये, अलग अलग सेक्टर्स में। दूध की कीमत 133% इजाफा है दाम में। और आटा 127%, 127% इंक्रीज है पिछले 10 सालों में। और ये रिकॉर्ड इन्फ्लेशन आप कह सकते हैं, ये रिकॉर्ड ग्राफ है जिस तरह से बढ़ा है। और इन सब के बीच कंगाली में आटा गीला करने के लिए मोदी जी के जो परम मित्र हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये कोई कसर छोड़ नहीं रहे। 2 अप्रैल से टैरिफ लगाने जा रहे हैं और पहली बार भारत के सामान पर टैरिफ, मतलब सबसे ज़्यादा टैक्स, सबसे ज़्यादा कस्टम ड्यूटी लगाने जा रहे हैं। और उससे सीधे हमारी स्टील इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, गुड्स एंड गारमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी, लंबी फेहरिस्त है, उसको भारी चोट लगने जा रही भारतीय उद्योगों को। और अगर मैं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का जिक्र करूं तो ये जो लॉस है हर साल ट्रंप के टैरिफ की वजह से, ये कई लाख करोड़ रुपए होगा, 5-6 लाख करोड़ रुपए सालाना झटका लगेगा। अब सवाल यह है कि देश एक तरफ आर्थिक संकट से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ जो देश के नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो मॉरिशस की यात्रा पर हैं 2 दिन की। उससे पहले मैं उनका ब्यौरा दे चुका हूं यात्राओं का। सवाल इस बात का है कि संसद का बजट सत्र जारी है, सेकेंड पार्ट बजट सत्र का जारी है। रोज विपक्ष हमला कर रहा है मंदी पर, महंगाई पर, शेयर मार्केट पर और तमाम मुद्दों पर। लेकिन मोदी जी जो नेता सदन है, लीडर ऑफ द हाउस है, वो संसद में नहीं है। और यहां पर मैं एक बात याद दिलाना जरूर चाहूंगा कि जब भी सत्र चलता है, खासकर बजट सत्र, प्रधानमंत्री देश के बाहर नहीं जाते, वो सदन में ही होते हैं। अब दोस्तों, बजट सत्र और मोदी जी की विदेश यात्रा और आर्थिक मंदी, इन सब का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि यही जो नरेंद्र मोदी थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने 2018 में ऐलान किया था पब्लिक फोरम पर कि भारत की जो इकॉनमी है, और बार बार कहा था भारत की इकॉनमी वो 2025 में, 2025 में $5 ट्रिलियन कर देंगे, $5 ट्रिलियन इकॉनमी कर देंगे। सुनिए पहले। 2025 में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के निर्माण में योगदान देने के लिए समर्थ है, सक्रिय है।
तो कहाँ तो मोदी जी 2025 में हिंदुस्तान की जो इकॉनमी है 5 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर ले जाना चाह रहे थे, चीन को आईना दिखाना चाह रहे थे, अमेरिका को सबक सिखाने जा रहे थे, यूरोप को बताने जा रहे थे कि हिंदुस्तान एक सुपर पावर बन जाएगा 2025 आते आते। अब मैं इकॉनमी की बात तो बहुत कर चुका हूँ, जरा कर्जे की बात कर लेते हैं कि 2025 में स्थिति है क्या। अगर आप ये आंकड़ा देखें, सरकारी आंकड़ा है कि देश पर कर्जा कितना, 31 मार्च 2025, ये बजट के पेपर है, 181 लाख करोड़, 181 लाख करोड़ कर्जा है। और बजट में जो प्रोजेक्ट किया गया है कि 31 मार्च 2026 अगले साल तक ये जो कर्जा है हमारे आप पर, सरकार पर 196 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। यानी कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है, 196 लाख करोड़ तक कर्जा होगा। और अगर रुपए की कीमत, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, रुपए की कीमत आप देखें तो 87 रुपये 30 पैसे से ये रुपए की कीमत 90-95 दिसंबर 2025 तक 90-95 एक डॉलर के मुकाबले पहुंच सकती है। और कुछ अर्थशास्त्री को मानना है, जिनकी मार्केट पर निगाह रहती, कि 100 रुपया भी अगर पार कर जाए एक डॉलर के मुताबिक तो ताज्जुब मत करिएगा। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन है, वो ये है कि क्या हम वाकई आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रहे हैं? और अगर इन परिस्थितियों में अगर जो रुपया है ये और कमज़ोर होता है, ये और टूटता है, तो फिर हमारा आपका हाल क्या होने जा रहा है? हमारा आपका जो घर का बजट है उसका हाल क्या होगा? हमारी आपकी जेब का क्या हाल होगा? तो इसलिए आज मैं थोड़ा सा राजनीति को किनारे रख रहा हूं, विदेश नीति को किनारे रख रहा हूं। सिर्फ एक ही सवाल है कि अगर एक डॉलर 100 रुपए का हो गया इसी साल में, तो दोस्तों फिर होगा क्या? व्हाट विल हैपन? अब दोस्तों, सवाल सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, हर घर के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज मैंने प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब को बुलाया है और उनसे मैंने एक शर्त रखी कि कोशिश ये करिएगा प्रोफेसर साहब कि आसानी से समझाने की कोशिश करिएगा कि सबको समझ में आ जाए कि जेब पर चोट कितनी लगने जा रही है और हम करें तो आगे क्या करें। प्रोफेसर स्वामी साहब को सुनिए, बिल्कुल भी टेक्निकल फाइनेंशियल बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बहुत आसानी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये समझना दोस्तों हमें, आपको, आपके परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हालात ऐसे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो रुपया है 70 रुपए से 75 पैसे डॉलर के मुकाबले, फिर 80 रुपए, फिर 85, फिर 87, ये जिस तेजी से बढ़ रहा है, या यूं कहें जिस तेजी से कीमत घट रही है, अगर ये डॉलर के मुकाबले 90-95 हो गया तो फिर क्या होगा? प्रोफेसर साहब ये तो बता दीजिए, ये तो ज्ञान दे दीजिए आज हमें। देखिए दीपक जी, अभी तो 87 में हम लोगों के हाथ में कटोरा आ गया है, उसके बाद कटोरा आ गया, बिल्कुल आ गया है। अब समझे ना समझे, देश की ज्यादातर जनता का, प्रोफेसर साहब बड़ी बात कह रहे हैं भाई। देखिए, आप तो प्रोफेसर हैं बाजार के, आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कटोरा आ गया। अरे भाई, मोदी जी तो मॉरिशस गए हुए हैं, सैर करने गए हुए हैं, आप कह रहे हैं कटोरा हाथ में आ गया है। देखिए, ये तो रिपोर्ट कहती है कि 142 करोड़ लोग में से 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कोई नई चीज नहीं खरीद रहे। 30-35 करोड़ लोग ऐसे थे जो कि शेयर मार्केट से पैसा कमा रहे थे और मार्केट में चीजें खरीद रहे थे, वो भी बदहाल हैं। देखिए, जैसे जैसे रुपया कमजोर होगा, आपने जो विदेशी ऋण ले रखे हैं उनका भुगतान आपको ज्यादा करना पड़ेगा, मूलधन और ब्याज का आपको ज्यादा करना पड़ेगा, आउटफ्लो डॉलर का और ज्यादा होगा। और उसके बाद अच्छा दूसरा ही बताइए, हमारे देश में हम डॉलर कैसे कमा सकते हैं? एक तो निर्यात करके कमा सकते हैं, निर्यात आपका नहीं बढ़ रहा। दूसरा, टूरिज्म को बढ़ा के कमा सकते हैं, आपके विदेश के लोग आपके देश के अंदर आए और यहां के डॉलर खर्च करें तो आपका रुपया मजबूत हो जाएगा। अगर ये बताइए कि आज देश विश्व के 10 सबसे पॉल्यूटेड सिटीज में अगर 6 शहर ऐसे हैं जो भारतवर्ष के हैं, और उन भारतवर्ष में दिल्ली जो हमारी राजधानी है, जिसपे हमें नाज है, वो भी एक नंबर पे है, फरीदाबाद भी है, गुड़गांव भी है। तो इसका मतलब यह है कि विदेशी जब देखेगा कि उनके यहां जो पॉल्यूशन लेवल है वो 50 का और 20 का है, जब उनके यहाँ अलार्म बेल बज जाती है और प्रोडक्शन को रोक देते हैं, इंडस्ट्री को रोक देते हैं, आपके यहाँ तो 400-500 में हम लोग सांस लेते रहते हैं, तो विदेशी लोग आपके यहाँ क्यों आएंगे? दूसरा, आपकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, विश्व की 100 सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में क्या आपकी यूनिवर्सिटी का कोई नाम है? क्या दीपक जी बात सच नहीं है? हमारे देश के लोग विदेश पढ़ने जाते हैं। जब यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ तो पता चला यूक्रेन भी हमारे बच्चे पढ़ने गए हुए हैं, रूस भी पढ़ने गए हुए हैं। भाई, यूक्रेन जैसा छोटा सा देश, भारतवर्ष के अंदर जो विद्या की राजधानी थी,
जो मां सरस्वती का देश है, उस देश के अंदर एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जिसमें विदेश से पढ़ने के लिए लोग आए। जब आपके बच्चे विदेश पढ़ने जाएंगे दीपक जी, तो डॉलर खर्च करेंगे कि नहीं? अगर डॉलर खर्च करेंगे तो रुपया कमजोर होगा कि नहीं? अगर आपका रुपया कमजोर होगा तो क्रूड ऑयल जो है उसका दाम घटने के बावजूद आपको पेमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आपका रुपया कमजोर हो गया है। अगर आपका रुपया कमजोर हो गया है तो जो विदेशी संस्थागत निवेशक शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो यहां पे अगर उनका शेयर 50% भी बढ़ गया और 50% रुपए की कीमत घट गई तो उनको 0 रुपए मिलेगा, तो देश में क्यों खर्च करेंगे? वो अमेरिका में क्यों नहीं खर्च करेंगे जहां पे डिप्रिशिएट नहीं हो रहा है? तो इसलिए अब शेयर मार्केट गिरना भी शुरू हो गया और रुपया भी कमजोर है। इसका माने जो विदेशी निवेशक हैं उनके पैसे डूब रहे हैं, पैसे डूब रहे हैं, वो पैसा निकाल रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं तो रुपया कमजोर हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है तो आपके आयात महंगे होते जा रहे हैं। निर्यात में आप फायदा कमा सकते थे लेकिन आपका जीडीपी गिर रहा है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ गिर रही है। अच्छा, अब एग्रीकल्चर के मामले में भी डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि भारतवर्ष के अंदर से आप जो है एग्रीकल्चरल ट्रेड को खोल दीजिए। तो इसका मतलब ये जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगा ही नहीं तो आप एक्सपोर्ट किस चीज का करेंगे? आईटी सेक्टर का आप हालत देखिए, इन्फोसिस में हर जगह लोग नौकरी से निकाले जा रहे हैं। जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है वहां लोग नौकरी से निकाले जा रहे हैं। तो देखिए, जब तक आप इसको मैन्युफैक्चरिंग, एक तो आपकी कंजम्पशन इकोनॉमी जो थी, जो उपभोक्ता की नीति थी, उसको आपने खत्म कर दिया ये भेदभाव करके कि 100 करोड़ लोगों को तो खरीदने लायक नहीं छोड़ा, और जो 25-30 करोड़ लोग खरीद रहे थे उनको शेयर मार्केट में गिरा के खरीदने लायक नहीं छोड़ा, और जो बहुत अमीर लोग हैं वो वैसे ही कुछ नहीं खरीदते हैं। तो जी आपका निर्यात बढ़ नहीं रहा, आयात प्रोफेसर आपका साहब, बढ़ता चला जा रहा है। प्रोफेसर साहब आपने ऐसी कथा सुना दी आज कि मतलब दिमाग घूमने लग गया है। तो अब मुझे ये बताइए मोटा मोटा कि हम क्या मंदी की तरफ बढ़ रहे हैं? जो हमारे दोस्त लोग देख रहे हैं, जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, उनके लिए कुछ अच्छी खबर है या बुरी ही बुरी खबर है? जेब अभी अभी हमारी और कटेगी, महंगाई अभी और बढ़ेगी, दूध अभी और महंगा होगा, जो इम्पोर्टेड हम सामान चाइना से ला रहे हैं, चाहे हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, इलेक्ट्रॉनिक गुड हो, ये भी और महंगा होगा। होगा क्या ये तो बता दीजिए, कितनी बड़ी चपत पड़ने जा रही है तो बता दीजिए सर। दीपक जी, जैसा चल रहा है, जैसे सरकार की नीति चल रही है, ऐसी ही अगर चलती रही तो हम बहुत ज्यादा बुरी स्थिति में होंगे। समस्या देश के सामने यह है कि जो मिडिल क्लास है, जो दुकानदार है, जो गरीब आदमी है, उसकी आमदनी नहीं बढ़ रही है लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। भाई, लास्ट ईयर भी आपकी 1 लाख की तनख्वाह थी, इस बार भी 1 लाख की तनख्वाह है, 6% का इन्फ्लेशन हो गया, तो वास्तविकता में तो आपकी तनख्वाह 1 लाख से घट के 94,000 रुपए हो गई ना। तो इसका मतलब ही जो आप कह रहे हैं कि 100 रुपए का अगर डॉलर हो गया, मैं आपको बताता हूं, अगर 100 रुपए का डॉलर हो गया, आप विदेशी ऋणों का भुगतान नहीं कर पाएंगे। मतलब लोन जो हमने ले रखा है, जो भारत पे कर्जा है 1,86,000 करोड़, तकरीबन जी 1.25 लाख जी करोड़ से ज्यादा खर्चा है, जी, कर्जा है सो। और इसीलिए अडानी अंबानी भी परेशान है। भाई देखिए, असली जो परेशानी है वो थोड़ी बहुत महंगाई हम झेल लें, लेकिन अगर आपने ऋण जब लिया था, मान लीजिए 1 लाख करोड़ का ऋण लिया था और उस समय 70 रुपए का डॉलर था, तो 70 रुपए के हिसाब से 1 लाख डॉलर का लोन लिया था ना। आज अगर 100 रुपए का हो गया तो आपका लोन का जो रिपेमेंट आप करेंगे वो 1.5 गुना बढ़ जाएगा। ओह जी। तो अच्छा, ये तो भगवान की अभी तक कृपा है दीपक जी कि आज के तारीख में क्रूड नीचे गिर रहा है। अगर जो क्रूड कच्चा तेल है, कच्चा तेल, कच्चे तेल के मामले में जरा कैलकुलेट करके देख लीजिए, और आज देश जो है बहुत बुरी, और ये तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का प्रताप था, उनकी अर्थशास्त्र के बारे में ज्ञान था। $144 पर बैरल का कच्चा तेल होने के बावजूद उपभोक्ताओं के लिए हमारे तेल के दाम डीजल और पेट्रोल के न बढ़ाने के बावजूद सब प्राइम क्राइसिस जिसपे पूरा विश्व लुढ़क गया था, केवल भारतवर्ष था जो मजबूती से खड़ा हुआ था। यह अर्थशास्त्र है। लेकिन आज तो चलिए 65 और $70 पे कच्चा तेल है, तो रुपया का कमजोर होना आपको उतना परेशान नहीं कर रहा है। लेकिन अगर क्रूड के दाम बढ़ गए और 100 का डॉलर का रुपया हो गया, श्रीलंका वाले हाल आने में देर नहीं लगेगी। अरे बाप रे बाप, मतलब पेट्रोल पंप में लोग गाड़ी ले जाने से डरेंगे, इतना महंगा तेल हो जाएगा। नहीं, मानी बात है। अच्छा, दूसरा यह है ना कि उसके बाद क्या है, हर चीज के दाम अचानक बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे। भाई अगर ये सोचिए ना, $70 का है तेल, 140 का हो जाए, डबल दाम हो गए ना। आज तो क्या कर रही है सरकार कि $70 पे खरीद के टैक्सेस लड़ा के
हमको 95-96 रुपए का पेट्रोल दे रही है। अगर ये 140 हो गया और उधर रुपया कमजोर हो गया, तो वास्तविकता में जितना टैक्स आज गवर्नमेंट वसूल रही है, अगर उतना ही टैक्स वसूलेगी तो ये 95 रुपए का जो पेट्रोल आप खरीद रहे हैं 180 रुपए का हो जाएगा। गॉट द पॉइंट। आपने कहा कि अगर यही हाल रहा तो मंदी की तरफ ये देश जा सकता है, श्रीलंका जैसी स्थिति हो सकती है, क्योंकि अभी ऊपर ईश्वर की कृपा है कि जो कच्चा तेल है, प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कच्चे तेल की कीमत कम है। अगर ये कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई तो हमारे देश में जो पर लीटर पेट्रोल है ये 95 रुपए की जगह 150-180 हो सकता है, और तब आप कल्पना कर सकते हैं क्या हाल होगा, श्रीलंका जैसी हाल होगा। मैं प्रोफेसर साहब थोड़ा सा सवाल हल्का सा दूसरी दिशा में मोड़ना चाह रहा हूं कि चलिए ये तो आपने रुपए का हाल बता दिया कि भाई हर तरफ जहां सर उठा के देख रहे हैं वहां बर्बादी है। ट्रंप साहब जिस तरह से टैरिफ लगा रहे हैं, और मैं अपने दोस्तों को बताऊं कि ट्रंप साहब ने कहा है कि भारत से जो माल अमेरिका जाता है उस पर वो बहुत भारी टैक्स लगाएंगे, कस्टम ड्यूटी लगाएंगे, जिसकी वजह से हमारी कई इंडस्ट्री, जिसमें स्टील इंडस्ट्री है, जिसमें हमारी फार्मा यानी दवा बनाने वाली कंपनियां हैं, उसमें हमारे ऑटो पार्ट बनाने वाली कंपनियां हैं, हमारे कपड़ा गारमेंट्स की कंपनियां हैं, फूड प्रोडक्ट, ऐसी बहुत सी 6-7 कंपनियां हैं, और आईटी सेक्टर भी है, जिनको बहुत भारी चोट लगेगी। और इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि 5-6 लाख करोड़ का नुकसान होगा। तो एक चोट ट्रंप साहब भी देने जा रहे हैं। मैं प्रोफेसर साहब आपसे ये पूछ रहा हूं क्योंकि आप अर्थ के साथ विदेश नीति पर भी पूरी पकड़ रखते हैं। ट्रंप क्योंकि मोदी जी के दोस्त थे और मोदी जी से उनके संबंध बड़े अच्छे हैं, गले मिलना, ये करना, मोदी जी जब जाते हैं तो कुर्सी पीछे खींच लेते हैं, मोदी जी के सम्मान में बार बार उनका माय डियर फ्रेंड, और मोदी भी कहते हैं माय डियर ट्रंप। क्या आपको लगता है कि मोदी जी किसी तरह से तिगड़म लड़ा के मोदी शाह क्या ट्रंप को मना सकते हैं कि भाई 2 अप्रैल से आप हम पर टैक्स मत लगाइए, है ना, हम आपके दोस्त हैं, हमें थोड़ी सी राहत दे दीजिए, थोड़ी मुरव्वत कर दीजिए, थोड़ी मेहरबानी कर दीजिए। क्या ट्रंप मेहरबान हो सकते हैं भारत के प्रति, या वो जिद पे अड़े हैं? जी दीपक जी, डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऑलरेडी कह दिया है कि मेरा कोई व्यक्तिगत मित्र, कोई राष्ट्राध्यक्ष नहीं है, हमारे रिश्ते देश के रिश्ते हैं, और भारत अमेरिका के रिश्ते हैं, चीन अमेरिका के रिश्ते हैं, रूस अमेरिका के रिश्ते हैं, और ये बिल्कुल बात सही है, कोई व्यक्तिगत दोस्ती नहीं होती है। राष्ट्र हित में मोदी जी भी काम कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी काम कर रहे हैं। अब सोचिए, मतलब दोस्ती का कोई मतलब नहीं है, कोई सवाल ही नहीं उठता। नहीं तो इस माय डियर ट्रंप का मतलब क्या है? नहीं, कोई मतलब नहीं है। वो केवल अपने देश में अपने को विश्वगुरु दिखाने के लिए कि देखिए आई कैन कॉल हिम बराक, मैं बराक कह के बुला सकता हूं, मैं डोनाल्ड कह के बुला सकता हूं, जबकि वो एटिकेट्स के खिलाफ है। हमारे देश की जो, देखिए इतना सशक्त देश है और बढ़ती हुई जनसंख्या, डिमांड, और एक बुद्धिजीवियों का देश जिसके बुद्धि को पे पर्दा डाल दिया गया है धर्म के आधार पे। वास्तविकता में अगर आज भारत पर अगर डोनाल्ड ट्रंप से कह दे मोदी जी अमेरिकन प्रोडक्ट्स विल बी बाइकॉटेड, वी विल, हम सारा सामान जो है चीन से खरीदेंगे, आपसे नहीं खरीदेंगे, या रूस से खरीदेंगे, हम अमेरिका को बाइकॉट करेंगे। कल डोनाल्ड ट्रंप आके दिल्ली के अंदर ये कहेंगे, न्यू दिल्ली के अंदर कहेंगे कि नहीं हम कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे महाराज, आपके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। देखिए भारतवर्ष के बिना ना चीन का काम चलेगा, ना रूस का काम चलेगा, ना अमेरिका का काम चलेगा। हम तो वो हनुमान की तरह हैं, मोदी जी उन हनुमान की तरह हैं जिनको हम लोग बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं, महाराज आपके अंदर बहुत शक्ति है, इतना जाके झुकिए मत, हमारे देश की बड़ी ताकत है। नहीं तो मोदी झुक क्यों रहे तो बता दीजिए, अंदर की बात क्या है? प्रोफेसर साहब खुलकर बोल दीजिए कि क्या वजह है कि भाई मोदी कौन सी दुखती रग पकड़ रखी है, मोदी क्यों झुके हुए हैं? जब मैक्सिको जैसा देश, कनाडा जैसा देश, छोटे छोटे लैटिन अमेरिकन कंट्री, ये आंख से आंख मिलाकर ट्रंप से बात कर रहे हैं। जेलेंस्की जो है घुड़की देके चला गया, उसने जो है ट्रंप साहब के लंच को जो है रिजेक्ट कर दिया कि नहीं खाना आपका खाना, मैं निकल रहा हूं फ्लाइट से। तो जो जेलेंस्की जैसा देश जो युद्ध लड़ रहा है, जहां बर्बादी के कगार पे जो मुल्क खड़ा है, वो आंख दिखा रहा है। मोदी जी को क्या हो गया है? ऐसी कौन सी दुखती रग है प्रोफेसर साहब, ये तो बताइए। नहीं, दुखती रग तो दीपक जी आपको भी पता है, देशवासियों को भी पता है। वो दुखती रग जो है वो गौतम अडानी जी हैं, और गौतम अडानी जी भी हैं, फिर डोवल साहब भी हैं, फिर कनाडा के साथ अमित शाह, मतलब अमित शाह, डोवल साहब, आज के तारीख में देखिए हर आदमी फंसा हुआ है। और अब आप ये देखिए, भारतीय एयरटेल
और रिलायंस, इन्होंने एलॉन मस्क से कर लिया है काम, इनका हो गया एग्रीमेंट। स्टारलिंक का सैटेलाइट, जी, स्टारलिंक का इंटरनेट एग्रीमेंट का। हो गया, इंटरनेट का एग्रीमेंट हो गया। अब ये जनता को ये बताएं कि अगर उनका इंटरनेट यहां पे आएगा तो हम उपभोक्ताओं को सस्ता मिलेगा कि महंगा मिलेगा, कुछ नहीं पता। इसका मतलब अंबानी जी ने भी घुटने टेक दिए, एयरटेल जी, ने भी घुटने टेक दिए, भारती मोदी मित्तल जी ने की भी टेक मजबूरी, दिए। भारती मित्तल ने भी टेक दिए। और क्योंकि अडानी जी का मामला है और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा दांव चल दिया है, बहुत बड़ा दांव, अभी देशवासी उसको समझ नहीं पा रहे हैं। 45 करोड़ रुपए में अगर आपको वहां पे एंट्री मिल जाएगी और ग्रीन कार्ड मिल जाएगा और सिटीजनशिप मिल जाएगी, गरीबों को तो बेड़ियां डाल के वापस भेजेगा और हमारे देश के जितने भी अमीर हैं। और क्योंकि वो टैरिफ लगा रहा है भारत से एक्सपोर्ट होने वाली चीजों पे, तो जो अमेरिका की पूंजी भारतवर्ष के अंदर आके इंडस्ट्री लगाती थी, अब भारतीय अमेरिका में जाके इंडस्ट्री लगाएंगे 45 करोड़ रुपए देके, टैरिफ से बच जाएंगे। तो वो टैरिफ से बचने के लिए जो हमारे देश के अंदर डॉलर आ रहा था वो निकलना शुरू हो जाएगा और रुपया और कमजोर हो जाएगा। एक बात आपने कही अडानी को लेकर, क्या अडानी का जो मुकदमा चल रहा है न्यूयॉर्क में और उसमें कोई राहत नहीं मिल रही, नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ट्रंप इस चीज को समझते हैं कि अडानी के मोदी से रिश्ते क्या हैं और इस रिश्ते के बिना पर इनकी जितनी बाह मरोड़ी जाए मरोड़ लो? ऐसा हो रहा है, ऐसा फायदा उठा रहे हैं इस दोस्ती का ट्रंप नहीं नहीं, वो तो अडानी बिल्कुल मोदी के? स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल वहां मरोड़ रहे हैं। और देखिए एक और चीज है, मोदी जी के साथ भी एक मुश्किल है और डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी एक मुश्किल है। वो अपने वोटर्स को एड्रेस करते हैं, दे आर नॉट स्टेट्समैन, वो स्टेट्समैन नहीं है, वो पॉलिटिशियंस हैं, वो राजनीतिज्ञ हैं, उनको केवल अपने वोटों की चिंता होती है। अगर आप ये बताइए कि अगर आप देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं और आपके देश के लोगों से कानून के तहत एक विदेशी ने चीटिंग की है और उसको आप रियायत दे दें, तो आप अपने वोटर्स को क्या जवाब देंगे? भाई आज तो डोनाल्ड ट्रंप सीना तान के कह रहा है ना कि देखिए आप लोगों के लिए मैंने पंगा ले लिया पूरे विश्व से, मैं कनाडा से भी पंगा ले रहा हूं, मैं इंडिया से भी पंगा ले रहा हूं, मैं चीन से भी पंगा ले रहा हूं। तो उनका वोटर तो खुश है ना आज की तारीख में 70-72%। लेकिन अगर इस प्रकार की गौतम अडानी जी को वो रियायत दे देंगे तो अपने वोटर को क्या जवाब देंगे? तो उनकी मजबूरी है। लेकिन उनकी मजबूरी पे अगर हम ये तन के खड़े हो जाएं, कल एक कॉल दे दें मोदी जी कि भारतीयों अमेरिका से कोई इंपोर्टेड चीज हम नहीं खरीदेंगे, और चीन ने प्रस्ताव भी दिया है भारतवर्ष को, चीन ने कहा है कि अमेरिका को छोड़िए, लेट अस कोऑपरेट, हम आपस में, ब्रिक कंट्रीज से हमको अलग करने के चक्कर में है अमेरिका। तो इसका माने वो है जैसे एक मोहल्ले का दादा होता है जो बाकी लोगों को कहता है तो इससे दोस्ती करोगे, उसके यहाँ खाओगे, उसके यहाँ नहीं खाओगे, उससे बात करोगे, उससे बात नहीं करोगे। भाई हम एक स्वतंत्र देश है, हमारी एक अपनी अलग स्थिति है, हम जिससे चाहेंगे, तुम तो रूस से बात कर रहे हो, तुम तो चीन से बात कर रहे हो, सऊदी अरेबिया से बात कर रहे हो। आपने दो बड़ी बात कही। आपने कहा कि मोदी जी को कम से कम इस देश की ताकत को समझना चाहिए। अगर मोदी को अपने पे भरोसा नहीं तो देश पर भरोसा रखें, देश की जनसंख्या पर भरोसा रखें जो दुनिया की नंबर 1 इस वक्त है, और कम से कम अडानी को लेकर झुके नहीं मिस्टर ट्रंप के आगे, क्योंकि मिस्टर ट्रंप बहुत ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल मैं जानना चाह रहा था स्वामी जी, आपको क्या लगता है कि अगर शेयर बाजार में इसी तरह से हड़कंप मचा रहा और शेयर मार्केट लाखों करोड़ रुपए स्वाहा होते चले गए, पिछले 5 महीने में 94 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए, इतनी बड़ी मतलब गिनती मैं लिख ही नहीं पाऊंगा, 94 लाख करोड़ मैं नहीं लिख सकता, आप तो कर लिख लेंगे, आप प्रोफेसर हैं। क्या अगर शेयर मार्केट में इस तरह का ब्लड बाथ होता रहा तो स्थितियां और खराब होगी? क्योंकि 10-15 करोड़ लोग जो हैं उन्होंने निवेश कर रखा है शेयर मार्केट में। क्या शेयर मार्केट ने हिंदुस्तान की खासकर मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी है प्रोफेसर साहब? अभी तो जिस प्रकार से रियल एस्टेट की स्थिति है, यही लोग मकान खरीद रहे थे और वो मकान एज ए इन्वेस्टर खरीद रहे थे, एज ए रहने के लिए नहीं खरीद रहे थे लोग ये खरीदे कि शेयर मार्केट में 20% का रिटर्न मिल रहा है, खूब पैसा कमाया है, चलो 4 फ्लैट खरीद दो, एक फ्लैट में रह लेंगे और 3 फ्लैट जब दाम डबल हो जाएंगे 4 साल के बाद उसको बेच देंगे और पैसा कमा लेंगे, ये लोग कर रहे थे। अब जब शेयर मार्केट टूट रहा है तो सब प्राइम क्राइसिस में भी जिन्होंने लोन लिए थे वो सेलर्स हो गए थे तो मार्केट क्रैश कर गया था। वही स्थिति यहां रियल एस्टेट पे होने वाली है। जी, एक चीज और, इसी में आपने रियल एस्टेट की बात करी, एक मैं रिपोर्ट देख रहा था बिजनेस स्टैंडर्ड की,
उसमें कहा गया था कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद 4-5 जो बड़े शहर हैं हमारे देश के, उसमें 10 लाख से ज़्यादा फ्लैट और मकान बन के तैयार कर रखे हैं बिल्डर ने। मकान तैयार है, बिल्डिंग खड़ी हुई है, दरवाजे खिड़की लगी हुई हैं। साहब खरीदने वाला कोई नहीं, नो बायर्स, कोई खरीदार नहीं है। ऐसा क्या हो गया? मकान बन रहे हैं, मकान खड़े हैं, इमारतें खड़ी हैं, बायर नहीं है। स्वामी साहब, खरीदार नहीं है। दीपक जी, गौतम अडानी जी और मुकेश अंबानी साहब एक एक हजार फ्लैट तो खरीद नहीं लेंगे। ये कौन खरीदेगा? ये अपर मिडिल क्लास खरीदेगा, मिडिल क्लास खरीदेगा, और जो लोअर इनकम ग्रुप वाला है, जो मिडिल क्लास चढ़ने का प्रयास कर रहा है, वो फ्लैट खरीद रहा था, वो मकान ले रहा था, वो कार ले रहा था, वो स्कूटर ले रहा था, मोटरसाइकिल ले रहा था। अगर उसकी आमदनी नहीं बढ़ेगी, अगर उसकी नौकरी छूट जाएगी, अगर वो ईएमआई नहीं पे कर पाएगा, तो पुरानी ही ईएमआई नहीं दे पा रहा, तो नए मकान कैसे ले लेगा वो? ये जो 10 लाख मकान है, क्या धीरे धीरे बिकेंगे या बिल्कुल नहीं बिकेंगे, या और मकान बन के खड़े हो जाएंगे? ये 10 लाख से 20 लाख हो जाएंगे खाली मकान। असली मुद्दा है वो ये है कि अगर आपकी इनकम कम हो रही है, आपके घर की इनकम कम हो रही है, आपकी तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं, आपकी घर की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं, अगर आप ईएमआई नहीं पे कर पा रहे हैं, और आपने जो फ्लैट एक्स्ट्रा खरीदा था कि इसको फायदे में बेचेंगे, अगर आज की तारीख में उसको नुकसान में बेचेंगे, भाई शेयर मार्केट में भी यही हो रहा है। जो मैंने एक बार और बताया था, ये ग्रेवयार्ड मार्केट है। ग्रेवयार्ड मार्केट में जो अंदर चला गया वो निकल नहीं पा रहा, जो नहीं गया वो जाना नहीं चाहता। तो आज की तारीख में नया मकान कौन खरीदेगा जब पुरानी ही ईएमआई वो नहीं दे पा रहा है? गॉट इट। एक ऐसा तस्वीर प्रोफेसर साहब ने दिखाई है जहां पर हम देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है। महंगाई में हाउस होल्ड आइटम, चाहे दाल हो, चाहे दूध की कीमत हो, चाहे फिर वो तेल की कीमत हो, चाहे फिर वो गैस की कीमत हो, या अगर हम रियल एस्टेट में आए तो मकान नहीं बिक रहे, मकान बन के खड़े हैं। बाजार में मोटरसाइकिल शोरूम में खड़ी मोटरसाइकिल खरीदने वाला कोई नहीं है। ये सारी बिक्री के इंडेक्स नीचे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, जो हमारा रुपया है, जिस पर हर मुल्क को नाज होना चाहिए अपनी करेंसी पे, करेंसी नीचे गिर रही है। और जिस तरह से रुपया गिरता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बहुत जल्द ये रुपया 90 रुपए पर डॉलर हो जाएगा। यानी $1 बराबर 90 रुपए, और हो सकता है गिनती 100 पार कर जाए। और अगर ऐसी स्थिति होगी तो इंपोर्ट करना मुश्किल होगा, क्योंकि जो भी सामान आप इंपोर्ट करते हैं उसकी कीमत बढ़ेगी। कुल मिलाकर मंदी से घिरे हुए हैं। और इस बीच जो बैंक है हमारे, प्राइवेट बैंक, इंडसइंड बैंक की शुरुआत हो चुकी है, वो बैंक को चोट पड़ गई, और भी बैंक घाटे में चल रहे हैं। एक बहुत ही खराब सिनेरियो दोस्तों है। और इस बीच हम देख रहे हैं, जो सबसे दुर्भाग्य की बात है, कि पार्लियामेंट चल रही है, संसद चल रही है, और मोदी जी मॉरिशस में हैं 2 दिन से। ऐसा नहीं था कि वहां कोई बहुत जबरदस्त कोई टॉक्स हो रही थी या कोई समिट था। मोदी जी मॉरिशस में हैं, संसद चल रही है, महंगाई मंदी बढ़ती चली जा रही है, और सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है। और इस कंगाली में आटा गीला कर रहे हैं मोदी जी के दोस्त ट्रंप साहब, जिन्होंने टैरिफ बहुत बढ़ा चढ़ा के लगा दिए। 2 अप्रैल से वो लागू होने जा रहे हैं। कुल मिलाकर सीन बहुत अच्छा नहीं है। अगली बार प्रोफेसर साहब आपको बुलाऊंगा, थोड़ा मैं पॉजिटिव टॉक करना चाहता हूं, क्योंकि ब्लड प्रेशर आज आपने सबका बढ़ा दिया है। मैं आपसे ये पूछूंगा अगली बार, क्योंकि अब समय कम हो रहा है, कि भाई क्या कोई रास्ता है, इस अंधेरे में कोई रोशनी है? क्या करना चाहिए भारत को कि इस मुसीबत से बाहर निकले? अगली बार मैं ज़रूर पूछूंगा। फिलहाल आज आप आए हमारे साथ, खुलकर आपने बात करी। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम।